अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हम जी ज़रा बात करेंगे सऊदी अरब की। सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि जी जो फीमेल्स हैं वो ड्राइव कर सकती हैं, जो कि पहले वहाँ पे मना था। उसके बाद अब हम नए नए चेंजेस देख रहे हैं सऊदी अरब में, जैसे कि अभी रिसेंटली सलमान खान का कंसर्ट हुआ और उसके बाद हमने जो वहाँ के क्राउन प्रिंस हैं उनका स्टेटमेंट भी देखा, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो लेडीज़ हैं उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अबाया या हिजाब लें, अपनी मर्जी से रह सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब प्रोग्रेस कर रहा है, सऊदी अरब आगे की तरफ बढ़ रहा है। वहाँ पर इजरायली प्राइम मिनिस्टर का भी वेलकम किया जा रहा है, वहाँ पे फ्रेंच एम्बेसडर या फ्रेंच प्रेसिडेंट को भी वेलकम किया जा रहा है। और पाकिस्तान इस सब में आप समझ ही सकते हैं कि किस पोजीशन में है, कि काफ़ी कंफ्यूज हैं यहाँ के लोग कि आखिर करें तो क्या करें, क्योंकि हम सऊदी अरब को फॉलो करते रहे और अब सऊदी अरब खुद जो है वो अपने आप को बदल रहा है और नए तरीकों से आगे बढ़ रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। हम जी बात करेंगे आज इसी चीज़ के ऊपर, और हमें जी भारत से ज्वाइन किया है आसिफ रमीज़ साहब ने। और थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया आरजू जी, आपने मुझे अपने शो पे बुलाया, बहुत अच्छा लग रहा है। तो जी आसिफ रमीज दाऊदी साहब को आप लोग पहले भी जानते हैं, हमारे चैनल पे देख चुके हैं। और आज सर आपसे, आप क्योंकि आजकल सऊदी अरेबिया में हैं, तो क्या चेंजेस आप देख रहे हैं? बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक सलमान खान का भी एक कंसर्ट हुआ है और सुना है बहुत लोग गए थे वहाँ पर। तो क्या बातें हो रही हैं? आप जैसे वहीं पर हैं तो वहाँ पे जो मुस्लिम्स हैं, जो कि सऊदीज नहीं भी हैं, बाहर से कहीं से आए हैं, हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से, तो वो किस तरह ले रहे हैं इन सब चेंजेस को? आरजू जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि चेंजेस तो यकीनन आ रहे हैं, और सबसे जो बड़ा चेंज वो आ रहा है वो आप 2030 का जो विज़न है यहाँ की लीडरशिप का, न्यूम सिटी और डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी की बात करें या फिर आप वाइब्रेंट सोसाइटी की बात करें, तो यहाँ जो HRH क्राउन प्रिंस MBS मोहम्मद बिन सलमान हैं और जो किंग हैं और जो दूसरी लीडरशिप्स यहाँ पे हैं, तो उसको देखते हुए ये लग रहा है कि चीज़ें बहुत बदल रही हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं लगभग 21-22 साल से इस इलाके में हूँ। सऊदी अरब में भी मुझे लगभग 16-17 साल हो गए, और कुवैत में था इससे पहले। तो इस इलाके का पूरा इल्म है और जानकारी और पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी है। तो ये जो चेंजेस है ना, अभी जैसे सलमान खान के आने का आपने जिक्र किया, ये कोई बिल्कुल रिसेंट नहीं है। सलमान खान तो अभी कुछ साल पहले भी यहाँ पे आके गए, और वो दमाम में आए थे शायद। और अभी जो चीज़ें हुई हैं वो यकीनन बहुत रैपिड कुछ चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और उसकी जो सबसे अहम चीज़ जो मैंने आपसे बताई, कि एक जो विज़न होता है ना, जब आपके पास कुछ ऐसे विज़न होते हैं, जब आपको लगता है कि कुछ दुनिया के जो एक जो वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड प्लेटफॉर्म, वर्ल्ड का जो स्टेज है, वहाँ पे लोग एक रेस में है कि कैसे अपने मुल्क के लिए अच्छा काम करें, कैसे अपने मुल्क को, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको नज़रअंदाज करते हुए, उसको आगे बढ़ते हुए कुछ प्रोग्रेस की तरफ जाएं और कुछ बेहतर करें। तो उन तमाम चीज़ और तमाम सोच को देखते हुए काफ़ी बदलाव अभी और भी आए। लेकिन ये तमाम जो बदलाव है, चाहे आप अबाया की बात करें, चाहे आप ड्राइविंग की बात करें लेडीज़ के, औरतों के, या फिर यहाँ पे जो आप एक अभी आपने जिक्र किया था कि MBS के एक इंटरव्यू का, तो यकीनन उस इंटरव्यू में उन्होंने ये जिक्र किया था कि किस तरह से एक रेस्पेक्टफुल और डिसेंट अटायर होना चाहिए किसी भी एक वुमन के लिए, क्योंकि यहाँ पे वर्क फोर्स में बहुत ज़्यादा अब औरतें आ रही हैं, और पहले भी थी, ड्राइविंग में तो है ही। तो आप अगर हर एतबार से देखें तो डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी और वाइब्रेंट सोसाइटी जो एक मिशन है, उसकी तरफ चीज़ें जाती दिख रही हैं। और उसको देखते हुए मैं जो यहाँ पे अपने ज़मीनी सतह से देख रहा हूँ, अभी खुद कुछ चंद दिनों पहले सलमान खान का यहाँ पे आना हुआ, और अक्षय कुमार खुद अभी जद्दा में हमारे थे। मैं आपको बताऊं कि मैं जब खुद जुबैल में हुआ करता था, तो हमारे कई बॉलीवुड के फ्रेंड्स हैं, और वो हमारे कुछ प्रोग्राम्स पे मेरी दावत पे आए थे। और जुबैल की मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं लगभग 7-8 साल 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो ये सिलसिला है, और जो लोग यहाँ पे नहीं होते हैं उनको लगता है कि बिल्कुल ही नया है, लेकिन वैसा है नहीं। और एक चीज़ मैं बताता चलूँ
کہ جو یہاں پہ ابھی عورتوں کو جابس میں رکھنے کی بات ہے، یہ بھی پرانی بات ہے، یا عورتوں کو حقوق دینے کی بات ہے، یا اپنے اس MBS کے انٹرویو کی جو بات کری اس میں بھی انہوں نے باقاعدہ اس چیز کو کہا ہے کہ کس طرح سے مین اینڈ ویمن آر ایکول. اور یہ اسلامک جو ہماری وہ ہے سوچ ہے، اس میں بھی یہ کہا جاتا ہے، اور اس کو کچھ لوگ اگر اس کو مس یوز کرتے ہیں، یا کچھ جیسے افغانستان کی اگر آپ مثال لے لیں، یا کچھ ایسے اور جگہوں مثالیں اور بھی آپ کو مل جائیں گی، تو وہ ایک دوسری چیز ہے. لیکن یہاں پہ جو ابھی تمام چیزیں چل رہی ہیں نا، اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت ہی ایک مختلف سا وہ ہے دور بھی کہہ سکتی ہیں، اور ایک پروگریسو. حالانکہ سعودی عرب پہلے سے ہی بہت ہی زیادہ ایک ڈیولپڈ کنٹری کہہ سکتی ہیں، بہت پیسہ ہے اور پیٹرولیم کے جو ان کے سورس آف انکم جو ہے وہ رہا ہے، لیکن حرمین شریفین ہونے کی وجہ سے، حج کی وجہ سے، اور جو دوسرے یہاں پہ ریسورسز کو بڑھانے کا جو مقصد ہے، اور زیادہ ترقی کون نہیں کرنا چاہتا، سب چاہتا. آپ دیکھیں پاکستان کے اندر کتنے مسئلے مسائل. آپ چونکہ پاکستان سے، اس لیے میں اس چیز کو ذکر کر رہا ہوں بیچ میں، کہ صرف اس لیے کہ کس طرح سے ایک ریڈیکل سوچ یا ایک بہت زیادہ پرانی سوچ رکھتا ہے. اور پرانی سوچ نہیں، کچھ چیزیں آپ اگر صحیح بھی ہوتی ہیں تو اس کو صحیح طریقے سے آپ ماڈریٹ وے میں بھی لے کے چلیں، تو آپ پاکستان کے اندر کی اکانومی جو ابھی ہے وہ شاید وہ کچھ اور بہتر ہو سکتی تھی. خیر، میں پاکستان پہ اگر کوئی سوال آیا تو اس پہ بات کروں گا. کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ جو میں دیکھ رہا ہوں، ایکسپیٹریٹس یہاں پہ بہت زیادہ ہیں. پہلے ہی سے کافی پہلے یہ رولز آ چکے تھے کہ جو پہناوا ہے، یا جو عبایا ہے، یا جو حجاب ہے، وہ دیکھیں ایک انسان کی پہلی اپنی جو ہے نا، اس کی اپنی فریڈم اور وہ ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ ایکسپیٹریٹس کے لیے پہلے ہی سے انہوں نے یہ اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ جو ہے ایک ریسپیکٹیبل اٹائر میں رہنا ہے. یہ ایک ضرور ٹرمز ہے، کنڈیشن ہے کہ آپ کسی بھی طرح سے ڈیسنٹ اور ریسپیکٹیبل طریقے سے اپنے آپ کو پریزنٹ کریں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فیس کو کور کریں، ایسا نہیں ہے. لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ دکھ رہی ہیں. اور تمام نیوز آپ نے بھی دیکھا ہوگا کئی دنوں سے سعودی عرب کے حوالے سے چلتی آ رہی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو یہاں کا ایک ویژن ہے اپارٹ فرام دی پالیٹکس، ہم نے یہ دیکھا ہے، میں دیکھ رہا ہوں ہمارے جو 3.5 ملین 3.5 ملین انڈینز یہاں پہ ہیں. آپ کے پاکستان سے ملینز یہاں پہ ہیں لوگ جو یہاں پہ جاب کرتے ہیں، دوسرے ملکوں سے بہت زیادہ لوگ ہیں. تو اتنی جو تعداد ہے، وہ تمام لوگ اگر یہاں پہ خوش ہیں، اچھے سے رہ رہے ہیں، ان کے ساتھ عزت دی جا رہی ان کو، یا ان کو جابس میں اگر ایکول ٹریٹمنٹ ہے، یا اس طرح کی کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے، تبھی تو وہ اتنے سالوں تک یہاں رہ رہے ہیں نا. کچھ تھوڑے بہت اگر کہیں کسی کے پاس پرابلمز رہی ہوں گی، مسائل رہی ہوں گی، تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ان جنرل اگر آپ دیکھیں تو یہاں کے حالات جو ہیں وہ کافی بہتر ہیں. اور یہ جو بدلاؤ، یہ چینجز ہیں، لوگوں کو میرے خیال سے کچھ معاملے میں ایشو بیسڈ ریلیشنز رکھنے چاہیے. آپ نے انٹروڈکشن میں کبھی ذکر کیا تھا کہ اسرائیل کے بھی پریزیڈنٹ کا ویلکم ہو رہا. مجھے لگ رہا ہے، میری جانکاری میں ایسا نہیں ہے کچھ بھی. وہ میرے خیال سے UAE کا ہے معاملہ، یہاں پہ شاید وہ نہیں ہے. لیکن بہرحال وہ شاید میں کریکشن کرنا چاہ رہا تھا، اگر ایسا کچھ ہے تو میری جانکاری میں نہیں ہے. تو خیر، ایشو بیسڈ ریلیشنز ہوتے ہیں، اور جب وہ آپ کو لگتا ہے نا کہ کیا چیزیں آپ کے ملک کے لیے، آپ کے لوگوں کے لیے فائدہ پہنچا سکتی ہے، اس حساب سے لیڈرشپس اگر فیصلہ کرے تو بہت ہی اچھی بات ہوتی ہے. اور اس سے ہم نہیں سب لوگوں کو سیکھنا بھی چاہیے. نہیں سر، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل. لیکن یہ کہ میرا یہ کہنے کا مقصد تھا کہ جو عرب ورلڈ ہے، وہاں پر اسرائیل پریزیڈنٹ کی جو ہے وہ ویلکم کیا جا رہا ہے، جی بالکل. چاہے UAE ہو یا سعودی عرب. سعودی عرب نے فرینچ پریزیڈنٹ کو تو ویلکم کیا ہی ہے، وہ تو آپ مطلب کہیں گے کہ بالکل پہنچے. لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ تبلیغی جماعت کے اوپر بھی بین لگا ہے، اور لاؤڈ اسپیکر کے لیے بھی کہا گیا، جو کہ پہلے بھی تھا خیر سعودی عرب میں، کہ مسجدیں جو ہے وہ نماز کے بعد بند کر دی جاتی تھی. لیکن آپ کیا کہیں گے کہ جو جماعتوں پہ انہوں نے پابندی لگائی ہے، جو تبلیغی جماعت پہ پابندی لگائی ہے، تو تبلیغ کے لیے تو بھارت سے، پاکستان سے، دونوں جگہ سے لوگ جایا کرتے تھے، اور بہت سے لوگ وہاں پہ بھی ہوں گے جو اس طرح کی چیزوں کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن اب جو سعودی عرب ہے، اس کا کچھ موڈ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ تھوڑے سے ریفارمز لانا چاہ رہے ہیں. اور جیسے کہ پہلے ان کے کراؤن پرنس نے کہا بھی تھا، حدیثوں کے بارے میں بھی انہوں نے بات کی تھی کہ بہت سی حدیث ایسی ہیں جس کے اوپر ان کو یقین نہیں ہے. ان سب چیزوں کو ایز اے مسلم، ایز اے انڈین مسلم، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
आरज़ू जी, इसमें मैं यही बताना चाहूँगा कि तबलीगी जमात का जहाँ तक सवाल है या किसी भी जमात का सवाल है, जब ये ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन की बात आती है तो यहाँ के जो रूल्स हैं ना वो थोड़े डिफरेंट है हमारे ममालिक से। ठीक है, तो बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे जिसको इनकरेज नहीं किया जाता है। और यहाँ पे जब तबलीगी जमात में आपने जैसा जिक्र किया कि हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से लोग आते होंगे, तो ऐसा है नहीं। यहाँ पे तबलीगी जमात के लोग कभी नहीं आए हैं और यहाँ पे तबलीगी जमात का ऑपरेशन वैसा मैंने अपनी नज़र से तो लगभग 20-22 साल में देखा भी नहीं है। हाँ, अगर कहीं पे कुछ लोग अपने हिसाब से कुछ इस डायरेक्शन में करते होंगे तो वो मेरी जानकारी में नहीं है और शायद लेकिन सरकार सर की लेकिन सर अगर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन सर अगर ऐसा कुछ नहीं है तो सऊदी अरब को जरूरत क्यों पेश आई कि वो ये मैं कहे उस कि पे आ रहा तबलीगी हूँ। जमात को बैन किया गया है? जी जी, अगर मुझे थोड़ा सा वक्त देंगी तो मैं तमाम चीज़ों को ज़रूर कवर कर लूँगा। मैं एक थोड़ा बैकग्राउंड आपको दे रहा था। तो वो यकीनन जो सरकारों के पास जो एजेंसीज होती हैं और वो जिस हिसाब से देखती हैं, जिस आईने से, जिस तरह से, वो हम लोग शायद वो चीज़ नहीं देख पाते हैं। तो उन्होंने ज़रूर कहीं ना कहीं ये ऑपरेशंस देखी होंगी या फिर कुछ इस तरीके की चीज़ें, एक्टिविटीज़ देखी होंगी कि तबलीग वाले हैं, या उनको ऐसा लगा होगा कि शायद ये सही नहीं है, तो उसके बाद ये तमाम फैसले आते हैं। मैं बताऊं, यहाँ जो भी फैसले होते हैं वो ऐसे ही वही नहीं होते हैं कि किसी भी इलॉजिकल वे में या वैसे ही बहुत चीज़ों को सोच के समझ के किया जाता है। लेकिन जहाँ तक सवाल तबलीगी जमात का है तो ज़्यादा देखें इसकी जो मेन एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमारे हिंदुस्तान में है और आपके पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है और हिंदुस्तान में तो इसका मरकज़ है। इसके दो पहलू हैं, मैं ज़रा सा उस पर बात रखना चाहूँगा आपके, क्योंकि मैंने तबलीगी जमात को हिंदुस्तान में करीब से इसलिए देखा है कि कई हमारे जानने वाले लोग भी, चूँकि हम एक मुस्लिम हैं और हमारा हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई सबसे एक अच्छा रिलेशन रहता है, तो अपनी कम्युनिटी के लोगों से तो रहता ही है। तो हमने देखा है कि उनकी जो हमने अपनी नज़रों से देखा है और जो अब हम देख रहे हैं, वो जो सुन रहे हैं, वो उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो आपके व्यूअर्स को भी समझना चाहिए। वो ये है कि इनका जो एक आइडिया था, ये इनकी जो आइडियोलॉजी थी वहाँ पे, वो ऐसा नहीं है कि आप किसी दूसरे रिलीजन में जाके या किसी ऐसी टेरर एक्टिविटीज़ की बात हो जो हम अपनी नज़र से देख रहे हैं, लेकिन उसमें उनका ये था कि किसी भी तरह से प्योरिफिकेशन ऑफ हार्ट हो, या फिर आप जो मुस्लिम्स हैं जो भटके हुए हैं, या जो उनके नज़र में उनको लगता है कि उनको नमाज पढ़ना नहीं आता या उनको क्या कहते हैं सही से तिलावत करनी नहीं आती, तो उस पर वो लोग काम करते, ये मैंने अब तक देखा था। लेकिन अब जब यहाँ पे चीज़ें, यहाँ सऊदी अरब चूँकि एक इस्लामिक कंट्री है और इनकी एजेंसीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो अब यहाँ पे अगर इन्होंने कुछ फैसला लिया है तो यकीनन एक अजम्पशन हम लोग कर सकते हैं कि इसके पीछे कई चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन वो जो तमाम चीज़ें हैं वो यकीनन पूरी दुनिया में एक मैसेज तो गया है और जा रहा है। और अभी यहाँ पे फ्राइडे जो नमाज होगी, जो सरमन्स होते हैं, जो खुतबे होते हैं, उसमें इंस्ट्रक्शंस दिया गया है कि आप जो वहाँ पे इमाम है वो इन तमाम चीज़ों को, उसके अलग अलग आपने ट्वीट्स भी देखे होंगे कि किन किन चीज़ों को, किन किन पॉइंट्स को, किन मुद्दे पे बातें करनी है। लेकिन जहाँ तक सवाल है तबलीगी जमात का सऊदी अरब के अंदर कोई वैसा ऑपरेशन जो एक होता है ना कि ओपन तरीके से दिखे लोग कर रहे हैं, वो हमने अब तक नहीं देखा है। लेकिन जो हमने देखा, जो इसकी आइडियोलॉजी, जो इनकी फंक्शनिंग जो हमने देखी है इंडिया में, वो हम उस बेस पे बात कर सकते हैं कि हाँ ये करते हैं, इस तरह से करते हैं। और यकीनन जो बीच में मरकज़ को लेके जो कोरोना के दरमियान इंडियन मीडिया ने कई चीज़ों को, उस चीज़ को हाईलाइट किया था, हालांकि उस पर सुप्रीम कोर्ट ने, वहाँ के कोर्ट ने जो है वो काफ़ी फटकार भी लगाई मीडिया को कि आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए था, वो एक दूसरी चीज़ है। लेकिन यहाँ पे जो मामला है तबलीगी जमात का, उसकी चीज़ जो है कि वो एक नए तरीके से एक नया डायलॉग और नई चीज़ें सामने आई हैं, उसमें बहुत सी चीज़ें और आगे समझने को मिल सकती है। बिल्कुल, लेकिन इन सब चीज़ों को आपके ख्याल से एक इंडियन मुस्लिम या एक पाकिस्तान में रहने वाला मुस्लिम किस तरह से लेगा? क्योंकि हमारे यहाँ तो हम लोग बहुत ज़्यादा सऊदी अरब के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करते हैं, सऊदी अरब को फॉलो करते हैं। तो इंडिया में भी ऐसा ही है कि बहुत मुसलमान ऐसे हैं जो सऊदी अरब को फॉलो करते हैं। तो किस तरह से लिया जाएगा? क्या वो भी अपने आप को बदलेंगे? देखें, रिफॉर्म्स जो है, जैसा मैंने कहा कि आपको वक्त के साथ कुछ वैसे
डिसेंट और रेस्पेक्टेबल रिफॉर्म्स जो है उसकी गुंजाइश हमेशा रहती है और रहनी चाहिए। और प्रोग्रेस करने के लिए बहुत सी चीज़ों में आपको कुछ फैसले उस नज़रिए से लेने पड़ते हैं जो आपको लगता है कि सोसाइटी और कम्युनिटी का क्या फ़ायदा है। इंडियन मुस्लिम्स किस तरह से इसको ले सकते हैं, या आपके यहाँ पाकिस्तानी मुस्लिम्स, क्योंकि सऊदी अरबिया जो है वो यहाँ हरमैन शरीफैन है और यहाँ की चीज़ों को पूरी दुनिया के मुसलमान ज़्यादातर, कुछ अगर चंद मुल्कों को आप छोड़ दें तो फॉलो करते हैं। अब रहा सवाल कि जहाँ पे तबलीगी जमात के ऑपरेशंस हैं, तो पहली चीज़ तो ये है कि उनके पास अगर कोई इस तरह की सवाल किए जाते हैं या किसी एक्टिविटीज़ पे कोई बात आती है ऑफिशियली उन कंट्रीज़ में जहाँ पे वो हो रही है, तो वो यकीनन उसका जवाब उनको देना चाहिए या वो देंगे। जैसे कुछ महीनों पहले इंडिया में हुआ था। लेकिन मुसलमानों को कैसे लेना चाहिए, इन जनरल यही बात है कि मुसलमानों को ये सोचना चाहिए कि आप कुछ भी कर रहे हो, आप देखें जब आप फेथ की बात करते हैं तो ये इंसान का या एक इंडिविजुअल का अल्लाह से डायरेक्ट ताल्लुक़ होता है और वो उसके हिसाब से अपनी इबादत करता है। सबके अपने अपने आइडियोलॉजीज़ होते हैं, सबके अपने अपने थ्योरीज़ होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अफ़गानिस्तान में जो तालिबान जिस तरीके की इस्लाम की बात करते हैं वो उसको कुछ लोग सही भी ठहराते हैं, लेकिन हमने हमेशा इस पे ये कहा कि नहीं, बिल्कुल भी हमारा जो इस्लाम है, जिस तरीके की आइडियोलॉजीज़ हमारी चलती है, उसमें रेडिकल या उसमें इतनी एक्सट्रीमिज़म या उसमें टेररिज्म उसकी ज़रूरत नहीं है। तो तबलीगी जमात में अगर जो आइडियाज़ हैं और वहाँ पे मुसलमान उसको कैसे लेते हैं, मेरा यही कहना होगा उस पर कि ऐसी किसी भी एक्टिविटीज़ में जहाँ पे आपको लगता है कि उससे आपको ख़तरा है, आपके मुल्क को ख़तरा है, आपकी फैमिली को ख़तरा है, उसमें आपको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। लेकिन पहली चीज़ इसमें यह है कि वहाँ जब इतनी एक्टिविटीज़ चल रही हैं तो उस पर्टिकुलर कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि आप इंडियन मुस्लिम्स की बात कर रही हैं, वहाँ पे किस तरह की एक्टिविटीज़ आई हैं, वहाँ की एजेंसीज क्या कह रही हैं और वहाँ पे लोगों ने उसको किस तरीके से लिया है, उसको देखते हुए वो यकीनन फैसला करेंगे। लेकिन असर तो यकीनन रहता है कि अगर सऊदी अरब के अंदर कोई इस्लामिक चीज़ें आती हैं, चाहे आप अबाया की बात करें, चाहे आप यहाँ पे रिफॉर्म्स की बात करें, तो दूसरे लोग जो फॉलो करते हैं उस पर इन चीज़ों का असर दिखता है। लेकिन ये तमाम असर कुछ दिनों के बाद देखने और समझने को मिल सकता है। हमें इमीडिएटली इस पर कोई कमेंट करना बहुत ज़्यादा लेकिन सर, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो मुसलमान है वो तो कहता है म्यूजिक हराम है, और हम तो हमेशा से सुनते आए कि इस्लाम में म्यूजिक हराम है, और सऊदी अरब तो म्यूजिक भी चला रहा है, डांस भी करवा रहा है, और सलमान खान को भी बुला लिया, बाकी सब भी आ गए। तो अब इनका जो म्यूजिक के ऊपर और इस तरह की चीजों के ऊपर जो हर चीज को हराम करार देते हैं हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी मुसलमान या मौलवी कह लें, वो अब आपके ख्याल से क्या स्टैंड लेंगे? देखें, स्टैंड तो हमने अभी देखा भी है, कुछ सलमान खान के ही आने पे हमने देखा कि किस तरह से ट्रोल किया गया। अगर आप उसको फॉलो करें, आप देखें तो कमेंट्स ख़ास तौर से आपके पाकिस्तान के उस रीजन से और कुछ दूसरे भी अलग रीजन्स हैं, हिंदुस्तान के भी कुछ उसमें इलाके हैं, और कुछ वैसे मौलाना जो कहते हैं ना बहुत ज़्यादा डिफरेंट सोच रखते हैं, उनकी तरफ से तो सलमान खान के एंट्री पे बहुत सी बातें आई। और बीच में सिनेमा की जो यहाँ पे शुरुआत हुई थी उस पर भी बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान से भी आई, जबकि पाकिस्तान में ख़ुद वहाँ पे कितना फिल्मों का रिवाज है, म्यूज़िक का रिवाज है। कहने का मतलब ये है कि मैंने आपसे जैसा कहा कि ये एक मुद्दा जो है ना, म्यूज़िक हराम है या हलाल है, सबसे ज़्यादा इस पे डिस्कशन वो ज़्यादा क्या कहते हैं, हदीस और कुरान के हवाले से वो शायद कर पाए जो उसकी बहुत ज़्यादा जानकारी रखता हो। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं तो वो हूँ कि मैं खुद गज़लें खुद गा लेता हूँ, कभी कभी मैं गाता हूँ, मुझे म्यूज़िक में इंटरेस्ट है। और यहाँ पे हम खुद सऊदी अरब में भी रहते हैं, लेकिन मैं खुद कभी कभी जब फ्री वक्त होता है तो हम उसको गाते हैं और गुनगुनाते हैं, और मुझे इंडिविजुअली इस चीज़ में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं नज़र आती है। लेकिन इसका इस्लामिक एस्पेक्ट क्या है उसको देखने की ज़रूरत हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि उन चीज़ों में ज़्यादा बढ़ के, अगर जैसे मैं मिसाल यही देता हूँ ना कि आपके यहाँ पे जो जितनी अभी कई प्रॉब्लम्स आई हैं या दुनिया की दूसरी जगहों पे भी जो वो आई है, कुछ चीज़ों पे स्टक होकर रह जाना, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अपने रिलीजन की चीज़ों को फॉलो नहीं करें। जो भी जिस रिलीजन को फॉलो कर रहा है उसकी जितनी भी अच्छी बातें उसको ज़रूर फॉलो करें और दुनिया में भी पहुँचाएँ।
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کچھ چیزوں سے اس طریقے سے بندھ کے رہ جائیں کہ آپ کی اپنی فیملی سفر کرے، آپ کا اپنا ملک سفر کرے، آپ کمپرومائز مت کرو بہت سی چیزوں سے، ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ اس طرح سے اپنے آپ کو کچھ چیزوں میں ڈھال دو کہ آپ کی پروگریس ہی رک جائے۔ سعودی عرب لیکن ایک بہت بڑی مثال ہے اس چیز کے لیے۔ لیکن سر میں یہی کہوں گی لاسٹ میں کہ یہاں پہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس میں خاص طور پہ پاکستان کی بات نہیں ہو رہی، ہندوستان کے مسلمان کی بھی ہو رہی ہے، اور جہاں تک یہ مولوی مافیا ہے وہ میرے خیال ہے ہندوستان کی بھی آلموسٹ ایسی ہی ہے، میں ویڈیوز دیکھتی رہتی ہوں، ان کی بھی کلپس آتی رہتی ہیں، اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں اور کچھ اسی قسم کی ان کے سٹیٹمنٹس ہوتے ہیں، کبھی جنت کے بارے میں اور کبھی دوزخ کے بارے میں اور کبھی حوروں کے بارے میں اور کبھی میوزک کے بارے میں۔ تو اس لیے میں کہہ رہی تھی کہ آپ سے کہ ہندوستانی جو مسلمان ہے وہ کیسے دیکھے گا کہ سعودی عرب میں اگر یہ سب کچھ چینج آیا ہے تو کیا ان کو بھی اپنے اندر کوئی چینج لانا پڑے، کیونکہ کہیں بھی سڑک پہ بیٹھ کے نماز پڑھنی شروع کر دیتے ہیں جبکہ ساتھ ہی مسجد ہے، مسجد میں جانا چاہیے۔ یہ پکچرز ہمیں ہندوستان کی نظر آتی ہیں، پاکستان کی نہیں، کہ کہیں پہ بھی روڈ کو روک دیا اور پھر آگے ٹریفک کھڑی ہے اور اس کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں، تو تھوڑا سا اگریسو جو بیہیویئر ہے وہ ہندوستانی مسلمان کا نظر آتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ بہتر سمجھتے ہوں گے۔ بہت شکریہ سر کہ آپ نے جوائن کیا آج، تھینک یو سو مچ، آپ سے پھر ملاقات ہوگی، بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ شکریہ، خدا حافظ۔